सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक जेकेएसएसबी। और आज के सेशन में हम बात करेंगे आपका सेक्शनल टेस्ट जो रहने वाला है नॉलेज ऑफ आईटी कंप्यूटर। हमें पता है ये टोटल 18 क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जो जिसकी वेटेज होगी वो 18 मार्क्स होगी। तो इसमें हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग जो ऐड हुआ है आपके आईटी कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसमें। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होंगे उनको भी हम एमसीक्यू एनालिसिस से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इन एक्सेल इज यूज टू इंसर्ट द करंट डेट इन ए सिलेक्टेड सेल। तो आपको पता है शॉर्टकट की इस रिलेटेड टू एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड अब काफ़ी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे हमेशा एमसीक्यू बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। अगर आ जाए कि मतलब करंट, अगर हमें टाइम डालना तो उसका भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हो जाती है जो होती है कंट्रोल, ये टाइम का बता रहा हूँ, प्लस शिफ्ट प्लस जो ये सेमी कॉलम है। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएगी शॉर्टकट की, किसकी? टाइम की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कॉम्बिनेशंस इज यूज्ड टू मूव बिटवीन मल्टीपल ओपन वर्कबुक्स। तो अगर हमें एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे स्विच करना है, तो मतलब मूव करना है, तो इसकी जो शॉर्टकट की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस टैब, पी पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, in the OSI model, which layer is responsible for the reliable transmission of data segments, including flow control and error checking? हमें पता है ये जो OSI मॉडल वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जीकेएसएसबी इसके बेसिस पे एमसीक्यू पूछती है एक एग्जाम में। सबसे पहले OSI के में फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसके अंदर टोटल 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 7 लेयर्स होती हैं जो बॉटम से टॉप जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉटम पे फर्स्ट लेयर होती है जो कौन सी होती है? आपकी आपकी होती है फिजिकल लेयर, जो सबसे बॉटम पे होती है। और सबसे जो टॉपेस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो होती है 7th पे, जिसका नाम होता है क्या? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बीच में लेयर होती है जैसे ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक, सेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट लेयर ये काम करती है कि डेटा को, मतलब सेंडर टू रिसीवर, जो डेटा है वो अच्छे से पहुंचे। ठीक है, उसके अंदर कोई एरर ना हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजा, ठीक है, अब वो मैसेज बिना करप्ट हुए उस रिसीवर तक पहुंचे, यही जो काम देखता है वो कौन सी लेयर देखती है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर। और जो इसकी नंबरिंग होती है ये 4th नंबर पे आती है। ठीक है, वो एसआई मॉडल में 4th लेयर होती है। अगर मैं नेटवर्क लेयर की बात करूं तो ये एड्रेस और रूटिंग का काम करता है। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस की वजह से एड्रेस और रूटिंग का काम करता है। अगर मैं सेशन की बात करूं तो इसको एग्जांपल से समझो। सेशन का काम है, एग्जांपल आपने किसी को कॉल लगाई, ठीक है, कॉल लगाई, आप कॉल पे बात कर रहे हो तो सेशन चल रहा है, जैसे ही आपने कॉल कट की तो सेशन एंड हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपने कोई पेमेंट करनी है तो उसमें सेशन लेयर काम करती है। आपने नोटिस किया होगा सेशन टाइम आउट हो जाता है, क्योंकि वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। ठीक है, जब सेशन होता है तो उसी सेशन में आपको पेमेंट करनी होती है, जब टाइम ओवर हो जाता है तो सेशन टाइम आउट हो जाता है, और ये सेशन लेयर की वजह से ही हो पाता है। और जो सेशन लेयर की जो अगर मैं बात करूँ, इसकी जो नंबरिंग रहती है सेशन लेयर की, ये होती है 5th नंबर की। ठीक है, नेटवर्क की मैं बताना भूल गया, नेटवर्क की जो होती है वो 3rd पे होती है। अब एप्लीकेशन की बात करूँ तो ये सबसे टॉपेस्ट लेयर होती है। ठीक है, और ये प्रोवाइड करती है यूज़र इंटरफेस। इसका मैं अगर सिंपल आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे आप कोई वेब ब्राउज़र चलाते हो, तो वेब ब्राउज़र में आपको सब कुछ दिखता है, मतलब आप उसमें यूआरएल टाइप करते हो तो एक यूज़र इंटरफेस मिलता है। वही कौन प्रोवाइड कराता है? तो वो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसका अच्छे से एनालिसिस किया, क्योंकि इसके बेसिस पे भी एमसीक्यू बन सकता है इन ऑप्शंस के थ्रू ही। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच लेयर इन द ओएसआई मॉडल कन्वर्ट्स डेटा इनटू सिग्नल एप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब सिग्नल्स की, डेटा को सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट कर रहा है, बेसिकली यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है, फिजिकल लेयर, हमें पता है ये फर्स्ट लेयर है, और ये क्या करती है? बेसिकली जो डेटा होता है उसको सिग्नल्स या रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और एक मतलब सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजती है। जो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे जैसे केबल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं केबल्स हो जाएगा, सिग्नल्स, वाईफाई वगैरह, तो ये सब इसके अंदर इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो डेटा को सिंपली
सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कौन सी लेयर करवाती है? तो फिजिकल लेयर। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच मेमोरी यूनिट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सीपीयू एंड हैज द हाईएस्ट स्पीड बट स्मॉलेस्ट साइज। हमें पता है जो कंप्यूटर की डाटा हायरार्की होती है उसके अंदर जो सबसे फास्टेस्ट जो होती है, जो कैच से भी फास्टेस्ट होती है, तो मुझे पता है वो रजिस्टर्स होती है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैच मेमोरी। अब कैच मेमोरी भी काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे सीपीयू जब किसी डेटा को बार बार यूज़ करता है ना, तो उसे कैच के थ्रू उसको तुरंत अवेलेबल करवा देता है। अब कैच क्या होती है? ये भी एक छोटी सी मेमोरी होती है। सपोज करो आप मतलब वेब ब्राउज़र पे कुछ भी, मतलब आप एक वेबसाइट, पर्टिकुलरली कोई भी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है, बार बार। तो जब भी आप वेब ब्राउज़र वापस से खोलते हो तो वो आपको वेबसाइट सामने आपकी, मतलब जो होम पेज होगा उस पे मतलब मिल जाती है। ठीक है। तो वो सेव होती है ना, वो जो वेबसाइट होती है वो बेसिकली कैच मेमोरी के अंदर होती है। और सीपीयू उसको रैम से लेने के बजाय सीधे कैच से ले लेता है, क्योंकि जो कैच मेमोरी है वो रैम से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है। तो मतलब टाइम मैनेज करने के लिए, टाइम कम, बहुत कम लगे, इसके लिए क्या करता है जो सीपीयू होता है वो डायरेक्ट कैच से जो डेटा वो ले लेता है, जो फ्रीक्वेंट यूज हम करते रहते हैं डेटा, तो उसके लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूं, मतलब सबसे फास्टेस्ट जो होती है, ये भी आपको याद रखना है, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होती है, उसके बाद आ जाती है कैच। ठीक है। कैच के बाद हमारा आ जाता है रैम। तो अगर सबसे फास्टेस्ट पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? रजिस्टर्स। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैच। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज नॉन वोलाटाइल, प्रोग्रामेबल एंड प्राइमरी यूज टू स्टोर फर्मवेयर। फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए और कौन सी ऐसी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल और प्रोग्रामेबल है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? यहाँ पे प्रोग्रामेबल काट लेना, क्योंकि वो सिर्फ ई प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सिक्स का क्या आंसर हो जाएगा? फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए यूज होती है रोम रीड ओनली मेमोरी। अब फर्मवेयर समझो, फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हार्डवेयर को रन करने की बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे हमारा हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, हमारा जो स्पीकर्स हो गया, ठीक है, अगर मैं मॉनिटर की बात कर लूँ, तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। और इन्हीं की जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फर्मवेयर जो एक सॉफ्टवेयर होता है उन्हीं के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और ये स्टोर कहाँ पे होती हैं? तो रोम में होती हैं। ठीक है। हमें पता है रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है। नॉन वोलेटाइल है, इसी के अंदर तो इसीलिए तो इसके अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शंस हम स्टोर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी हायरार्की। तो प्राइमरी मेमोरी हायरार्की क्या है? जो सीपीयू के डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए जो मेमोरीज होती हैं, मतलब सीपीयू जिनसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, तो हमें पता है उसके अंदर रजिस्टर्स आ जाते हैं, रोम आ जाता है और रैम भी आ जाता है। लेकिन मैग्नेटिक टेप क्या है? एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, नॉट पूछा है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which type of RAM requires constant power refresh cycle to retain its data and is commonly used in main memory? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जिसे हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा डी रैम, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डायनेमिक रैम। और याद रखना, ये डाटा जो है ये कैपेसिटर में स्टोर करता है। किसमें? कैपेसिटर में। इसीलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो बार बार डिस्चार्ज होते रहता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तो डी रैम अगर पूछा जाए तो किसको यूज़ करता, तो ये करता है रैम को यूज़। ठीक है। रैम को यूज़ करता है और कैपेसिटर इसके अंदर होता है और उसके बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर मैं एस रैम की बात करूं तो ये होती है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एंड इट यूजेस फ्लिप फ्लॉप। ये फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करता है। ठीक है। इसलिए इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया जो डायनेमिक रैम होती है वो किसको यूज़ करती है? रैम को। लेकिन जो स्टैटिक रैम होती है ये यूज़ करती है कैच मेमोरी को, क्योंकि हमें पता है कैच मेमोरी क्या है? फास्ट है। किससे? रैम से। तो इसीलिए जो स्टैटिक रैम होती है वो ज़्यादा फास्टर होती है एज कंपेरिजन टू जो डायनेमिक रैम होती है। ठीक है। चलते हैं हम नाइन्थ क्वेश्चन पे।
विच सिग्नल सिस्टम डज CDMA प्राइमरली यूज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग डेटा ट्रांसमिशन। सबसे पहले हमें CDMA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होती है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसकी फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब हम समझ भी लेते हैं कि होता क्या है। देखो, CDMA जो होता है ना, एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो मल्टीपल यूजर्स को एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड पे साइमल्टेनियसली डेटा भेजती रहती है। और ये कौन सी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे हमारा जो 3G टेक्नोलॉजी जो होती है वो CDMA के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट GSM टेक्नोलॉजी। अब आप कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये सिलेबस का पार्ट है। अगर आपने देखा होगा जो IT वाला जो सेक्शन है आपके सिलेबस में, उसमें लास्ट में दिया हुआ है बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये जो GSM CD वगैरह CDMA वगैरह ये उसी की टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट GSM टेक्नोलॉजी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सबसे पहले हमें GSM की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो GSM की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होती है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और याद रखना, इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है 2G। क्या आ जाता है? 2G सेकेंड जनरेशन। और ये TDMA होती है, मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और याद रखना, ये सिम कार्ड से यूजर आइडेंटिफाई होता है इससे। ठीक है, तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट अलो स्विचिंग डिवाइसेस इजीली यूजिंग सिम, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इट बाइंड द यूजर आइडेंटिटी टू डिवाइस हार्डवेयर परमानेंटली, ये किसका फंक्शन है? ये CDMA का है। तो अभी मैंने बताया यूज होती है सिम, तो ये गलत हो जाएगा। और 5G नहीं होता है, ये बेसिकली 2G जनरेशन होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। Which segment of the GPS architecture processes the satellite signals and calculates the user's position? तो 11th का क्या आंसर हो जाएगा? अगर मैं एक एक ऑप्शन को एनालाइज करूं, तो जो सैटेलाइट सेगमेंट होता है ये बेसिकली सिर्फ सिग्नल को भेजता है। क्या करता है? सिर्फ सिग्नल को भेजता है बस। अगर मैं ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट की बात करूं, तो ये मैसेज और मॉनिटर करता है कि सैटेलाइट कहाँ पे है। ठीक है, मैसेज और मॉनिटर करता है कि सैटेलाइट कहाँ पे है। अगर रिसीवर की मैं बात करूं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रिसीवर सेगमेंट होता है ये यूज़र के पास होता है, जैसे मोबाइल GPS, और यही जो है वो पोजीशन को कैलकुलेट करता है। जैसे मोबाइल GPS हो गया, तो यही जो काम करेगा, मतलब लोकेशन को मतलब ट्रैक कर पाएगा। अगर मैं लॉन्च सेगमेंट की बात करूं, तो जो लॉन्च सेगमेंट होता है ये सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए होता है। जैसे कोई हम सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं, तो वो होता है लॉन्च सेगमेंट। तो ये गलत हो जाएगा, A, B और D। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो C पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। बोल रहा है हाउ मेनी मिनिमम सैटेलाइट्स आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर ए GPS रिसीवर टू डिटरमाइन एक्यूरेट 3D पोजीशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आल्टीट्यूड। तो टोटल कितने चाहिए रहते हैं? 4। ठीक है, 13 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट GPS सिग्नल एक्यूरेसी। तो ये तो यार सिंपल है, ऑप्शन में ये फाइल कंप्रेशन हैज नथिंग टू डू विथ GPS सिग्नल एक्यूरेसी। अगर मैं बात करूं, तो जो फाइल कंप्रेशन है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, 14th की बात चलते हैं। In remote sensing, the ability of a sensor to distinguish between small differences in intensity is referred to as। तो मतलब सेंसर की ऐसी क्या एबिलिटी होती है जिससे वो डिफरेंसेस जान लेता है, मतलब इंटेंसिटी किसकी? सिग्नल्स की। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 14 का? इसका आंसर हो जाएगा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। अगर मैं स्पेशल की बात करूं, तो इसमें होता है कि कितना छोटा ऑब्जेक्ट सेंसर देख सकता है। मतलब इसका काम होता है कितना छोटा टाइनी जो ऑब्जेक्ट है वो सेंसर डिटेक्ट कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर मैं टेम्पोरल की बात करूं, तो टेम्पोरल का जो काम होता है, मतलब कितने टाइम बाद सेंसर उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्लिक करता है। ठीक है, मतलब उसको लोकेट करके कब उसकी मतलब इमेज कैप्चर कर लेगा। तो ये किसका काम होता है? टेम्पोरल का। और रेडियोमेट्रिक की मैंने आपको बात बता दी कि ये क्या करता है, मतलब जो सिग्नल की इंटेंसिटी का जो डिफरेंस होता है वो मेज़र करता है। अगर मैं स्पेक्ट्रल की बात करूं, तो स्पेक्ट्रल का जो काम रहता है, कितनी अलग अलग वेवलेंथ को सेंसर अलग कर सकता है, मतलब कितनी अलग अलग
वेवलेंथ है यहाँ पे बहुत सारी, तो इनको अलग कैसे करेगा, ये काम किसका होता है, स्पेक्ट्रल का, मतलब बैंड, स्पेक्ट्रल बैंड में फॉर्म कर देता है। तो इसकी आंसर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। तो गाइस जो जो मैं ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उनके बारे में बता रहा हूँ, तो वो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बेसिस पे भी एमसीक्यू बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा है एक पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरडार, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, ठीक है। 16th पे चलते हैं। इन रिमोट सेंसिंग व्हाट डज द टर्म स्पेक्ट्रल सिग्नेचर रेफर्स टू। देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है रिमोट सेंसिंग में। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको लाइट जैसे इस पे पड़ती है या कोई सिग्नल, तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करने का जो यूनिक इसका एक तरीका होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जो वाटर होता है, ठीक है, ये जो लाइट होती है उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कम करता है। तो यही तो इसका मतलब एक यूनिक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक वेवलेंथ पैटर्न रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है और कम रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यही तो इसका यूनिक सिग्नेचर है। 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर इन मेमोरी टाइप्स एंड यूजेज। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर इन मेमोरी टाइप्स एंड यूजेज। तो हमें पता है, जो अभी मैंने आपको बताया, जो कैच मेमोरी होती है हाई स्पीड इंटरफेस होती है किसके बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में। तो बेसिकली सीपीयू जो होता है वो कैच से जो डेटा है वो ले लेता है एज कंपैरिजन टू रैम, क्योंकि उसको जल्दी एक्सेस करवाना होता है, जो चीज़ फ्रीक्वेंटली हम मतलब यूज़ करते रहते हैं या सर्व करते रहते हैं, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इन एक्सेल इज यूज टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो गाइज इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+1। और शायद मेरे से क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम। पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम वो होता है जिसमें सिर्फ सिग्नल को डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन वो वापस उसको मतलब रिसीवर की तरफ नहीं भेजता, मतलब वापस सिग्नल नहीं भेजता, सिर्फ डिटेक्ट करने का काम होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम का। तो हमें पता है जो लिडार होता है ये भी कर देता है, मतलब वापस भेज देता है, सोनार भी और रडार भी जो चिप्स वगैरह में लगे होते हैं, लेकिन थर्मल इंफ्रारेड नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ हीट को डिटेक्ट करता है, वापस सिग्नल नहीं भेजता। ये सारे वापस सिग्नल भेज देते हैं। जैसे मैं लिडार की बात कर लूँ, थर्मल इंफ्रारेड और सोनर की, ये सब एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम आ जाते हैं, लेकिन इसमें पैसिव पूछा तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, थर्मल इंफ्रारेड। तो गैस ये थे आज के आपका सेक्शनल टेस्ट, जिसमें 18 क्वेश्चन हमने किए रिलेटेड टू कंप्यूटर आईटी। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने 18 में कितने स्कोर किए हैं। जिसने कम भी स्कोर किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी हम सीख ही रहे हैं और एग्ज़ाम भी आपका थोड़ा अभी लेट ही होगा, तो आपको बेसिक से शुरुआत करनी है, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी है अभी, बिल्कुल एक काम माइंडेड रह के आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ऑलरेडी एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन ज़रूर शेयर करना, ठीक है। थैंक्स।